गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 6 जुलाई 2026 और मैं उपस्थित हूँ NCERT सार संग्रह के संपूर्ण विश्लेषण के साथ। तो अब तक आज ये तीसरा या चौथा क्लास है। कैसा लग रहा है NCERT सार संग्रह? चलिए देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, हमेशा मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हमेशा प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। बस आप क्या कीजिए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे डेली इतने पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। काफ़ी दमदार सेशन होगा आज का। देखिए, क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा आपको। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी से है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सुनिए, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या लद्दाख में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि अटल सुरंग और जवाहर सुरंग, है ना, ये दोनों पीर पंजाल श्रेणी में ही है। अटल सुरंग और जवाहर सुरंग, इस दोनों की लंबाई कितनी है? आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, राज्य से यहाँ क्या तात्पर्य होता है? देश का, है ना, राज्य से देश का। देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी देश शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, हमेशा राज्य शब्द का ही उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए संप्रभुता, बी में है ध्वज, सी में है राजधानी, या डी शासनाध्यक्ष, है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, है ना? सबसे पहले समझिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता, है ना, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा, संप्रभुता, है ना। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी विदेशी ताकत या अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस राज्य या उस देश को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। और आंतरिक अगर इसमें कहा जाए तो आंतरिक रूप से भी देखा जा सकता है कि कोई देश अपनी सीमा के भीतर कानून बनाने, नागरिक के नियम तय करने, है ना, इससे संबंधित जितने रूल होते हैं उसे बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। और भारत के संदर्भ में क्या है? भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामला, है ना, अपने आंतरिक और विदेशी मामला में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, उसमें तेल खरीदने के लिए यूएसए ने इंडिया पर दबाव बनाया था, लेकिन भारत उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी का मतलब होता है संप्रभुत्व, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी राज्य का, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, है ना, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन सुनिए, 23 मार्च 1931 को, 15 अगस्त 1932 को, 13 अप्रैल 1919 को, या 26 जनवरी 1930 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को, है ना, 23 मार्च 1931 को। सबसे पहले समझिए लाहौर षड्यंत्र केस हुआ क्यों था, है ना, ये हुआ क्यों था? आपको याद होगा 1928 में, है ना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका भारत में जगह जगह पे विरोध होता है ना। भारत के कई जगहों पर विरोध होता है, जैसे पटना हो गया, जैसे दिल्ली हो गया। उसी तरह से लाहौर से, है ना, लाहौर से एक व्यक्ति इसका विद्रोह कर रहे थे, जिसका नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय कहाँ से इसका विरोध कर रहे थे? तो वो कर रहे थे लाहौर से। जिसके बाद यहाँ पे एक एक ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक थे, जेम्स स्कॉट, है ना, जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया लाठीचार्ज का, और बड़ी भयंकर लाठीचार्ज हुआ था उस समय। जो क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जी के सिर पे भी लाठी लगी थी, है ना। किसकी लाठी लगी थी? और जो लाठी चलाने वाला व्यक्ति था वो था सैंडर्स। कौन था? सैंडर्स, ठीक है। सैंडर्स ने लाठी चलाया और लाला लाजपत राय जी के सर पे लगी। लाला लाजपत राय जी यहाँ पर एक कथन, एक बात कहते हैं ब्रिटिश से कि मेरे सर पे किया गया एक एक लाठी का प्रहार, है ना, मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, है ना। और उनके सर पे काफी चोट लगा था, जिसके बाद, है ना, उनके सर पे काफी चोट लगा था, जिसके बाद 17 नवंबर, है ना, 17 नवंबर 1928 को, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की क्या होता है? मृत्यु हो जाती है ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जी की मौत से काफी आक्रोशित हुआ था कौन? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, HSRA, ठीक है, HSRA, क्योंकि इनका भी विचारधारा सेम लाला लाजपत राय जी जैसा ही मिलता था। क्यों? क्योंकि ये भी गर्म दल के थे और ये भी, ठीक है, तो इनका विचारधारा काफी मिलता जुलता था। और इसके बाद क्या होता है, HSRA के जो सदस्य होते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, है ना, सुखदेव हो गए, ये सभी किसकी हत्या? जेम्स स्कॉट की हत्या का प्लानिंग करते हैं। कब?
वो तिथि याद रखिएगा, ये तिथि है 17 दिसंबर, है ना, 17 दिसंबर 1928 को ही, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ही लाला लाला लाजपत राय जी के हत्यारा जो था कौन था, जेम्स स्कॉट, है ना, उसी ने क्या किया था, आदेश दिया था, जिसके बाद सैंडर्स ने लाठी मारा था, ठीक है। ये इसकी हत्या की साजिश रचते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनका जो थाना था उनके बाहर एक क्रांतिकारी घात लगा के बैठे थे, ठीक है। लेकिन वहां पे जेम्स स्कॉट बाहर न आकर के, बाहर आता है कौन, वही सैंडर्स जिसने लाठी चलाया था, है ना। और लाठी चलाने वाला व्यक्ति जो था सैंडर्स, उनको ये लोग कभी देखे नहीं थे और इनको लगा कि ये स्कॉट है और गोली चला दी, है ना। जिसके बाद सैंडर्स की मृत्यु हो जाती है, सैंडर्स की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यही है लाहौर षड्यंत्र, है ना, लाहौर षड्यंत्र। मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन मारे कौन गए, सैंडर्स मारे गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसे उनको फांसी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है एक असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड 8 अप्रैल, है ना। इसके बाद 8 अप्रैल याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को, है ना, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो खाली जगह होता है ना, मतलब जो जहां सदस्य बैठे थे वहां नहीं, खाली जगह पे बम फेंके थे और उन्होंने कहा था कि मेरा बम फेंकना किसी को क्षति पहुंचाना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा लिया, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, इन पर मुकदमा चलता है, ठीक है। मुकदमा चलता है, मुकदमा चलते चलते इसी बीच में लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर खुल जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत कई क्रांतिकारी जो था उन पर तो राजद्रोह का मुकदमा चलता ही है, लेकिन इसी समय पे ये जो पिछला घटना हुआ था 17 दिसंबर 1928 वाला, इन पर ये केस खुल जाती है। जिसके बाद क्या होता है, एक तिथि याद रखिएगा, उस तिथि का नाम क्या है, 7 अक्टूबर, है ना, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 1930, ठीक है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई जाती है, मौत की सजा सुनाई जाती है। और मौत की जो सजा सुनाई जाती है वो तिथि कब की जाती है, तो वो तिथि होती है 24 मार्च, 24 मार्च 1931, है ना, 24 मार्च 1931, ठीक है। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, मतलब सजा सुनाई जाती है 7 अक्टूबर 1930 को, और फांसी कब देनी होती है, 24 मार्च 1931 को। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि भारत में काफी आक्रोश आक्रोश माहौल हो जाता है ना, आक्रोशित माहौल हो जाता है, जनता काफी आक्रोशित हो जाता है, जिसके वजह से इनको एक दिन पहले यानी 23 मार्च, है ना, 23 मार्च, इनके जब बुक पढ़िएगा ना तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, कितना संघर्ष किए थे हमारी क्रांतिकारी, है ना। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाती है, 23 मार्च 1931 को। अगर आप चाहे तो टाइम भी लिख लीजिएगा, 7:33 पर, है ना, 7:33 पर इनको जेल में चुपचाप फांसी दे दी जाती है। किसी व्यक्ति को कानो कान खबर नहीं होता है, मजिस्ट्रेट और जेलर के अलावा, ठीक है। तो यही था भगत सिंह को फांसी देने का सबसे बड़ा कारण। कारण क्या था, सैंडर्स की हत्या। लेकिन वो मारने सैंडर्स को नहीं गए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है लाठी लगने से, किसकी लाठी, सैंडर्स की लाठी। और इसका आदेश कौन दिया था, पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट। उसके बाद क्या होता है, 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो जाती है। HSRA जो है ना काफी गुस्सा हो जाता है और ये उन्होंने एक योजना बनाता है 17 दिसंबर 1928 को किसको मारने की, जेम्स स्कॉट को मारने की। और वो पुलिस थाना के सामने घात लगा करके बैठते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, जेम्स स्कॉट बाहर नहीं आता है और बाहर कौन आता है, सैंडर्स। लेकिन पहचान नहीं पाते हैं ये लोग क्योंकि कभी देखे ही नहीं थे, जिसके बाद उन पर गोली चलाती है और सैंडर्स की हत्या हो जाता है, ठीक है। ये मामला तो यहाँ हो जाता है, ये लोग छिपे होते हैं, भाग जाते हैं। जिसके बाद एक घटना और होता है, 8 अप्रैल 1929 को एक बम फेंका जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये लोग वहां से भागते नहीं है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे वहीं पे लगाने लग जाते हैं और खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। इसके बाद इन पर जब मुकदमा चलाया जाता है तो इस मुकदमा में, है ना, ये बम फेंकने वाला मुकदमा तो चल ही रहा था, इसी बीच में लाहौर षड्यंत्र यानी वही सैंडर्स की हत्या वाला मुकदमा खुल जाता है। जिसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है और डेट मुकर्रर की जाती है 24 मार्च 1931 को। लेकिन देश में आक्रोश होने की वजह से इनको फांसी एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को 7:33 पर दी जाती है, 7:33 पर इनको फांसी दे दी जाती है। समझ में आया। देखिए यहाँ भी इन पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस में इनको 7 अक्टूबर को फांसी नहीं दी जाती है ना, 7 अक्टूबर को इनको फांसी नहीं दी जाती है। इनको एक गद्दार, है ना, एक गद्दार बिहार के बेतिया से, है ना, एक गद्दार है जिसका नाम क्या है, फणींद्र नाथ घोष, है ना, फणींद्र नाथ घोष, ठीक है, फणींद्र नाथ घोष, ठीक है। फणींद्र नाथ ने गवाही दे देता है और इसके साथ एक और व्यक्ति थे, हंसराज, है ना, हंसराज बोहरा, है ना,
हंसराज बोहरा, ये दोनों भगत सिंह के खिलाफ क्या करते हैं, गवाही दे देते हैं, जिसके बाद उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है ना, फांसी की सजा सुना दी जाती है। फणींद्रनाथ घोष और हंसराज बोहरा ने क्या किया था, भगत सिंह जी के खिलाफ फांसी गवाही दिया था, जिसके बाद उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस फणींद्रनाथ घोष की भी बदला ले लिया जाता है ना, फणींद्रनाथ घोष का भी बदला ले लिया जाता है। वहीं पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है बैकुंठ शुक्ल, है ना, बैकुंठ शुक्ल। ये जो मैं इतना आपको बता रहा हूँ उस समय से, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना। बैकुंठ शुक्ला, है ना, बैकुंठ शुक्ला इनका बदला लेता है ना, इनका बदला लेता है कब, 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 1932 को, 9 नवंबर 1932 को, है ना, बिहार के बेतिया में बैकुंठ शुक्ल ने अपने साथी के साथ, इनके बैकुंठ शुक्ला के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रमा सिंह। क्या नाम था, चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर के फणींद्रनाथ घोष की हत्या करते हैं 9 नवंबर 1932 को। यही वो गद्दार था फणींद्रनाथ घोष, जिसके वजह से किनको फांसी हुई थी, भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। ठीक है, जिसके बाद ये बैकुंठ शुक्ल भी पकड़े जाते हैं ना, बैकुंठ शुक्ल पकड़े जाते हैं और अंत में इनको भी हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। और 14 मई, है ना, 14 मई, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पढ़े होइएगा, चाहे आप कहीं भी पढ़े होइएगा, कहीं नहीं पढ़े होइएगा, जरूर कुछ ना कुछ आप नया चीज इसमें से जरूर सीखे होइएगा, है ना। बैकुंठ शुक्ल को 14 मई 1934 को गया के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है, गया के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा भगत सिंह जी के बारे में सारा इतिहास, उनको फांसी क्यों दी गई, कब दी गई, है ना, कैसे दी गई, ये सभी थे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928 को क्या होता है, सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु। जिसके बाद HSRA जो संगठन है वो योजना बनाते हैं किसकी, जेम्स स्कॉट, जो पुलिस अधीक्षक था जिसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ था, उसकी हत्या का। कब, 17 दिसंबर 1928 को, ठीक एक महीने बाद। और ये क्रांतिकारी क्या करते हैं, पुलिस थाना के बाहर क्या करते हैं, घात लगा करके बैठे होते हैं। लेकिन उस समय जेम्स स्कॉट बाहर नहीं आता, बाहर कौन आता है, तो बाहर आता है वही सैंडर्स जिसने लाठीचार्ज किया था। और ये लोग पहचान नहीं पाते, उनको गोली चला देते हैं और वो मारे जाते हैं, जिसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। फिर एक तिथि है 8 अप्रैल 1929 को, जब ये लोगों ने केंद्रीय असेंबली में क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। बम फेंकने के बाद ये लोग भागे नहीं, वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि बम फेंकना, किसी को क्षति पहुंचाना मेरा मकसद नहीं, केवल बहरी सरकार को सुनाना है ना। तो 1929 को, जिसके बाद ये गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद क्या करता है, इन पे मुकदमा चलता है, जिसके बाद बम वाला मुकदमा तो चल ही रहा है, इसी के बीच में फणींद्रनाथ घोष और हंसराज, है ना, हंसराज बोहरा ने इनके खिलाफ गवाही दे देता है लाहौर षड्यंत्र केस में, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, गवाही दे देता है, जिसके बाद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कब, 7 अक्टूबर 1930 को। और फांसी कब देनी थी, 24 मार्च 1931 को। लेकिन फांसी कब दे दी गई, 23 मार्च 1931 को। एक दिन पहले क्यों दे दी गई, क्योंकि भारत में काफी आक्रोश था, है ना, 7:33 पर इसको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद फणींद्रनाथ घोष और हंसराज, है ना, हंसराज, फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला ने की थी, है ना, बैकुंठ शुक्ला ने कब की थी, 9 नवंबर 1932 को। ये हमारे वो वीर हैं जिनका चर्चा काफी कम होता है ना, काफी कम होता है बैकुंठ शुक्ला, है ना, जैसे बैकुंठ शुक्ला हो गए, है ना, और चंद्रमा सिंह हो गए, इनका नाम शायद ही कोई कोई व्यक्ति जानते होंगे, है ना, या जो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा बैकुंठ शुक्ला या फिर चंद्रमा सिंह के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए, हम आप जानते हैं यही काफी है। और इसके बाद क्या है, हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, बैकुंठ शुक्ला जी को भी फांसी दे दी जाती है 24 मई, माफ कीजिए, 14 मई 1934 को। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन। ये तो निश्चित है कि इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन शायद ही आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कहीं से। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन सुनिए, महेंद्रगिरी, ये क्या है, मलयगिरी, डोडा बेटा या अनायमुड़ी। देखिए, डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की। किसकी, नीलगिरी की। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर, 2637 मीटर। ठीक है, कहीं पे 32 भी होता है, 2637 मीटर। ठीक है, महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। कितना, 1500 मीटर या 1501 मीटर, 1500 या 1501 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनायमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, और मलयगिरी नहीं, ये कोई चोटी नहीं है, होगी छोटी मोटी चोटी है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है 2695। तो अनायमुड़ी ही क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। ठीक है, अनायमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर। ठीक है,
चलिए, डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है ना 1500। लेकिन वास्तव में अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदगारा है। कितना है? जिंदगारा 1690 मीटर है ना, 1690 मीटर, ध्यान रखिएगा वास्तव में। लेकिन एनसीईआरटी 1500 मानता है। और वैसे वर्तमान में महेंद्रगिरी भी 1680 मीटर है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी महेंद्रगिरी 1500 ही मानता है। तो आप भी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये होगा, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी मानेंगे, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन सुनिए, मदन लाल ढींगरा, सुखदेव, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, है ना, सबसे कम आयु में शहीद होने वाला व्यक्ति, सबसे कम आयु में शहीद होने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, उनका नाम था खुदीराम बोस, है ना, खुदीराम बोस। अगर आप चाहें तो मैं इसका भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं 5 मिनट इस पे थोड़ा सा कम समय पर थोड़ा सा कम क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसका एक पृष्ठभूमि आपको समझना होगा 1905, ठीक है। 1905 आप क्यों कहे हैं समझने के लिए? क्योंकि 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद काफी गतिरोध होता है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, डीपली ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बस समझ लीजिए कि क्या इसका पृष्ठभूमि था 1905 में। जिसके बाद क्या होता है, वहां पे एक व्यक्ति था जो वहां जज था, है ना, जज था, जिसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड, ठीक है। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड, ठीक है। किंग्सफोर्ड यहाँ पे क्या था? जज हुआ करता था, ठीक है। और जो 1905 के गतिरोध के समय में जितने क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, उनको ये व्यक्ति क्रूर से क्रूर, है ना, क्रूर से क्रूर सजा देता था, क्रूर से क्रूर सजा देता था। उसके बाद एक तारीख आती है 1900, तारीख कह रहे हैं, वर्ष आता है 1908। 1908 में इसका प्रमोशन किया जाता है और इनको जो है मुजफ्फरपुर का जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है प्रमोशन करने के बाद मुजफ्फरपुर में। जिसके बाद रास बिहारी घोष, है, रास बिहारी घोष, ध्यान रखिए, रास बिहारी जी, है ना, रास बिहारी जी वहां पे एक ऐलान करते हैं कि ये जो किंग्सफोर्ड है, ये जो हमारे साथियों का इतना दमन किया है, उसे मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट बनाया गया है, कौन इसका बदला लेगा, है ना। उसी भीड़ से दो व्यक्ति उठते हैं, एक का नाम था खुदीराम बोस, एक का नाम क्या था? खुदीराम बोस। और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी, है ना, दूसरे कौन थे? प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने एक ये काफी 17-18 वर्ष के व्यक्ति थे ना, 17 और 18 वर्ष के, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी ये दोनों वहां से आते हैं, कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ आते हैं? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर आने के बाद क्या होता है, एक तिथि ध्यान रखिएगा, वो तिथि है 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर ही है ना, हाँ, 30 दिसंबर 1908 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्या ये 30 दिसंबर ही था ना? मुझे कंफ्यूजन हो गया, 30 दिसंबर ही था ना? इतने डेट याद रखना काफी मुश्किल है। ये 30 दिसंबर ही था, मुझे, मैं पक्का श्योर हूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा। 30 दिसंबर 1908 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1908 को जब किंग्सफोर्ड क्या होता है, रास्ते से गुजर रहा होता है, उसके ऊपर छत से, है ना, छत से प्रफुल्ल चाकी, है ना, प्रफुल्ल चाकी और कौन? खुदीराम बोस, इनके ऊपर क्या करते हैं? हमला करते हैं, ठीक है, हमला करते हैं। हमला करने के बाद क्या होता है, वो जो हमला है इनसे चूक जाता है, ठीक है। वो हमला बम जो है किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे ना जा करके उनके पीछे चल रहे एक गाड़ी पे गिरता है, जिनका नाम था प्रिंगले कैनेडी, है ना। प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पे वो बम गिरता है, जिसमें प्रिंगले कैनेडी तो बच जाता है, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी, देखिए बेटी का उल्लेख बहुत सारी किताबों में नहीं है, मानक किताबों में, लेकिन कुछ किताबें ऐसी है जिसमें लिखता है कि उसमें जो है उनकी बेटी और पत्नी दोनों की मौत हुई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, वहां पे भगदड़ मच जाता है और प्रफुल्ल चाकी वहीं पकड़े जाते हैं। भागने के क्रम में प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी क्या होता है? पकड़े जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी जी पकड़े जाने के बाद क्या होता है, उनको वो खुद को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जी जब पकड़े जाते हैं तो स्वयं को गोली मार लेते हैं, लेकिन वो जो है माफ कीजिए, खुदीराम बोस जी भागने में सफल हो जाते हैं और भागते भागते समस्तीपुर के वैनी रेलवे स्टेशन, जो अभी वर्तमान में क्या है, पूसा रेलवे स्टेशन है ना, पूसा रेलवे स्टेशन समस्तीपुर में एक पड़ता है, पूसा रेलवे स्टेशन, वही वैनी रेलवे स्टेशन पे जाकर के ये एक समाचार सुनते हैं कि वो कौन, माफ कीजिए, हाँ, किंग्सफोर्ड मरा या नहीं, इसको जानने के लिए, इसका पता लगाने के लिए वो रेडियो पर समाचार सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है, मतलब रेडियो में कहा जाता है कि किंग्सफोर्ड बच जाता है, लेकिन प्रिंगले कैनेडी की पत्नी डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। जिसके बाद इनके मुंह से एक शब्द निकल जाता है, वो शब्द क्या था कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? और वहीं पे व्यक्ति
पकड़े जाते हैं। वहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे, वो इनको पकड़वा दिए थे, है ना। जिसके बाद इनको पकड़ करके लाया जाता है मुजफ्फरपुर फिर से, और इनको फांसी दे दी जाती है। इनको क्या किया जाता है, खुदीराम बोस जी को फांसी दी जाती है, और इन पे मुकदमा चलाया जाता है, और फांसी जो है 11 अगस्त, ध्यान रखिएगा, है ना, 11 अगस्त को, है ना, 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त को इनको फांसी दे दी जाती है। और सबसे कम उम्र में किनको फांसी हुआ है, तो खुदीराम बोस जी को। और खुदीराम बोस जी को फांसी कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, तो मात्र 17 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है, इनको फांसी दे दी जाती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब इनको फांसी दे दी जाती है ना, तो एक गीत गांव गांव जा करके सुनाया गया था। उसका गीत का नाम था एक बार विदाई दे माँ। इस गीत को किसने लिखा था, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप बिना चीटिंग के, ठीक है। एक बार विदाई दे माँ, ठीक है, एक बार विदाई दे माँ, है ना, एक बार विदाई दे माँ, यह गीत किसने लिखा था, और गांव गांव जाकर के सबको गाया था, सुनाया था, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर कौन झूले थे, खुदीराम बोस। और इनको फांसी कहाँ दिया गया था, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, जो जो अभी किस जेल के नाम से है, मतलब यही खुदीराम बोस सेंट्रल जेल अभी भी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो ये था इनका एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, खुदीराम बोस जी, खुदीराम बोस जी। आज तो 8-10 क्वेश्चन में ही 22 मिनट निकल गए, है ना। चलिए, फिर भी ऐसे एक्सप्लेनेशन क्या आप कभी पढ़े हैं, बताइएगा जरूर, ठीक है। और इनको फांसी कब दी जाती है, 11 अगस्त को। कब फांसी दी जाती है, 11 अगस्त को, ठीक है। और गीत कौन गाया था, एक बार विदाई दे माँ। आज का आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा, और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है ना, पता नहीं किस एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, क्या धार्मिक अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार देना, नहीं, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्या भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है, क्या सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है, या धर्म को पूरी तरह प्रतिबंधित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। लेकिन जब आप ऑप्शन सी को भी देखेंगे तो आपको ये भी सही नजर आएगा, है ना, क्योंकि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष को, है ना, पंथ निरपेक्ष को। और क्या क्या जोड़ा गया था, है ना, पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी और अखंडता, क्या जोड़ा गया था, समाजवादी और अखंडता। समझ में आ गया। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा का विस्तार कहाँ मिलता है। ऑप्शन सुनिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में। प्रस्तावना में जो दिया गया आदर्श और उद्देश्य है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। उसके बाद क्या है, केवल मूल अधिकारों में, हाँ मूल अधिकारों में तो है, लेकिन केवल मूल अधिकारों में नहीं, संसद के अधिनियमों में नहीं, अनुच्छेद का कोई इसमें मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और डीपीएसपी, है ना। यही प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्य के रूपरेखा का विस्तार दिया गया है। मौलिक अधिकार है ना, जैसे स्वतंत्रता और समता का अधिकार, है ना। इसके बाद क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या हो गया, डीपीएसपी में न्याय हो गया, है ना, कल्याणकारी राज्य की विशेषता हो गया। इसके बाद क्या है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में क्या दिया गया है, बंधुत्व, है ना, फर्टिनिटी, है ना, बंधुत्व, क्या है, बंधुत्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज का अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना, HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन सुनिए, 1916 लखनऊ में, क्या 1928 दिल्ली में, क्या 1920 कलकत्ता में, क्या 1924 कानपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 1924 कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, 1924 कानपुर में, ठीक है, कानपुर में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन किए थे, इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे, उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल, है ना, सचिंद्र नाथ सन्याल, यही व्यक्ति इसके संस्थापक थे। लेकिन इनके साथ और भी व्यक्ति थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ बख्शी, है ना, ये सभी व्यक्ति थे। बाद में इनके साथ 1928 में क्या होता है, इन्हीं का नाम, अच्छा, ये 1924 का जो HRA है, ये कमजोर कब पड़ता है जानते हैं, काकोरी षड्यंत्र के बाद, है ना। काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी, ट्रेन डकैती, यानी अब उसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, क्योंकि कांड बहुत थोड़ा सा खराब लगता है कांड सुनने में, इसलिए अब उसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि
अच्छा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं अभी कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, HRA कमजोर हो जाता है। HRA क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और इसे ही 1928 में, है ना, 1928 में, ठीक है, 1900 इसके कमजोर पड़ने के बाद 1928 में चंद्रशेखर आजाद, है ना, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, लिखने में तो काफी कठिनाई होती है, फिर भी बिना लिखे रहा ही नहीं जाता। फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम परिवर्तित करके एक नया संगठन बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, HSRA, है ना, HSRA। देखिए, इसके संस्थापक सदस्य में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आता है, भगत सिंह और सुखदेव जी का भी नाम आता है, ठीक है, सुखदेव का भी नाम आता है। समझ में आ गया? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी, 1924, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? यानी इतना ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया, किस क्रांति से ली गई? क्या 1789 फ्रांस की? नहीं। क्या गौरवपूर्ण क्रांति? नहीं। क्या अमेरिका स्वतंत्रता? इससे क्या मतलब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 के रूसी क्रांति से, 1917 के रूसी क्रांति से, 1917 के क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति से। समझ में आ गया? चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? उद्देशिका में संशोधन किया गया, हाँ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन पीछे भी गया है ना, बस आप समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1976, है ना, 1976। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन इस सब क्वेश्चन का तो कई बार कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते क्योंकि समय कम है हमारे पास, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के पताल तोड़ कुआं, है ना, पताल तोड़ कुआं किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, मैदानी भाग में, पताल तोड़ कुआं नहीं, मैदानी भाग में नहीं पाया जाता है ये। क्या पहाड़ी भाग में? नहीं। क्या भाबर भाग में? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराई भाग में। किसमें? तराई भाग में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तराई भाग में, ठीक है, तराई भाग में। समझ में आ गया? चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर जेल में, है ना, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? है ना, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ऑप्शन सुनिए, क्या राजेंद्र लाहिड़ी को, क्या शफाक उल्ला खान को, क्या रोशन सिंह को, या राम प्रसाद बिस्मिल को, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम बताएं या इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दे? आप लोग तो लाइव है नहीं जो मैं आपसे पूछ लूं, बट अभी समय 29 मिनट, यानी कि लगभग 30 मिनट हो गए हैं, और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कम से कम 5 मिनट और लगेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन कर ही देते हैं, समय लगता है ना, 40 मिनट तक देख लीजिए। चलिए, देखिए, सबसे पहले समझिए, गोरखपुर जेल, इसको छोड़िए, आपको एक तिथि याद रखनी है। वो तिथि क्या है? तिथि से पहले HRA के ही सदस्य थे। ये सभी किसके सदस्य थे? HRA का, ठीक है, HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी गठन 1924 में होती है। कहाँ? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। उसके साथ अभी जस्ट हम बताएं कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना, ये सभी थे, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, तिथि याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925, है ना, 9 अगस्त 1925 को, 1925 को, ठीक है। इसके मास्टरमाइंड होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और इनके साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये सभी मिल करके एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाते हैं। उस ट्रेन का नाम क्या था? उसका नाम था 8 डाउन, है ना, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, 8 डाउन, एट डाउन। इस ट्रेन का क्या नाम था? 8 डाउन, है ना, 8 डाउन। 8 डाउन ही नाम था इसका, लेकिन उसका अलग से भी मतलब आगे भी जैसे होता है ना, यहाँ से यहाँ लखनऊ एक्सप्रेस, तो इसका नाम क्या था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, है ना, पैसेंजर एक ट्रेन थी, है ना, ठीक है। इसको क्या करता है कि रोक करके ब्रिटिश शाही खजाना जो है उसको लूट लिया, है ना, ब्रिटिश शाही खजाना को लूट लिया। कब? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज काफी गुस्सा होता है और ये काफी दमनकारी नीति लगाता है, काफी दमनकारी नीति को अपनाता है। अंग्रेजों के काफी आक्रोश, है ना, काफी आक्रोश। देखिए, किसी का शाही खजाना लूट लिया गया है, उस व्यक्ति को काफी आक्रोश हुआ, है ना, काफी वो गुस्सा हुआ, जिसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेजा जाता है और इन पे मुकदमा चलाया जाता है, इन पे मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा जो है, ये लोग हार जाते हैं, और इसके ठीक 18 महीने बाद, लगभग 18 मंथ बाद, ध्यान रखिएगा, लगभग 18 मंथ बाद एक तिथि आता है, 19 दिसंबर 1927, है ना,
19 दिसंबर 1927 को, ठीक है, 18 महीने बाद, है ना। 19 दिसंबर 1927 को इन लोगों को फांसी दे दी जाती है, इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग रूप से बनता है, इनको फांसी 19 दिसंबर 1927 को दे दी गई, लेकिन इन सभी को अलग अलग फांसी दे दिया गया था। कितने लोगों को फांसी दी गई थी? तो इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, है ना, 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, है ना, 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें सबसे पहला नाम किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था अशफाक उल्ला खान, है ना, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला खान। तीसरा व्यक्ति कौन थे? तो तीसरा व्यक्ति थे ठाकुर रोशन सिंह। कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह, ध्यान रखिएगा, रोशन सिंह, ठीक है। और चौथे व्यक्ति है, 3 नाम तो लगभग सबको याद रहता है, चौथे व्यक्ति है, उनका नाम है, चौथा कौन व्यक्ति थे? तो वो व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। ये सब नाम पूछा जाता है, ठीक है, ये सब नाम पूछा जाता है, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है, इनको भी फांसी दे दी गई थी। लेकिन सबसे पहले अगर किन्हीं को फांसी दी गई थी तो राजेंद्र लाहिड़ी जी को ही दे दी गई थी। कब दे दी गई थी इनको? 17 दिसंबर 1927 को, 17 दिसंबर 1927 को, 17 दिसंबर 1927 को किसको? राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी दी गई थी। और इन्हें कहाँ फांसी दिया गया था? तो इनको फांसी दिया गया था गोंडा में। कहाँ दिया गया था? गोंडा में, ठीक है, गोंडा में फांसी दे दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र लाहिड़ी जी को कहाँ फांसी हुआ? गोंडा में। भले ही आपको तिथि याद ना रहे, लेकिन ये यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी जी को कहाँ पर फांसी हुआ था? गोंडा जेल में। कहाँ? गोंडा जेल में। और यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर में, गोरखपुर में। ये PYQ सब है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में। कब? 19 दिसंबर 1927 को। अशफाक उल्ला खान को, इनको फांसी दे दिया गया था फैजाबाद में। कहाँ दिया गया था? फैजाबाद में। फैजाबाद यानी कि वर्तमान में क्या है? अभी अयोध्या में, ठीक है, फैजाबाद जेल में। इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ फांसी दे दिया गया था? तो इनको दिया गया इलाहाबाद में, जो अभी क्या है? प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद में इनको फांसी दिया गया था, इलाहाबाद में इनको फांसी दे दिया गया था। समझ में आ गया? काकोरी ट्रेन एक्शन समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर 4 लोगों को तो फांसी हुआ था, 4 लोगों को फांसी हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति और है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, वो है सचिंद्र नाथ सन्याल का, है ना, सचिंद्र नाथ सन्याल का। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत कम लोग इनके बारे में, जो पढ़ाई करते हैं ना, उनके अलावा कोई नहीं जानते होंगे इन्हें, है ना। सचिंद्र नाथ सन्याल, ये देश का दुर्भाग्य है दोस्त। सचिंद्र नाथ सन्याल, इनको काला पानी का सजा हुआ था, है ना, काला पानी की सजा हुआ था, ठीक है, काला पानी की सजा हुआ था। किसे? सचिंद्र नाथ सन्याल को क्या हुआ था? काला पानी की सजा हुआ था। और मनम नाथ गुप्ता को, है ना, मनम नाथ गुप्ता, है ना, मनम नाथ गुप्ता, मनम नाथ गुप्ता, मनम नाथ गुप्ता, थोड़ी सी लिखने में कठिनाई होती है। मनम नाथ गुप्ता को 14 साल की कैद, है ना, 14 साल की कैद, है ना, 14 साल की कैद हुई थी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीजें? लिखने में कठिनाई होती है, कोई बात नहीं है, थोड़ा दिन प्रॉब्लम है, मैं जल्दी ही बोर्ड ले लूंगा, जिसके बाद ये सारी कठिनाई दूर हो जाएंगी। और भरोसा रखिए, जितना एक्सप्लेन मैं अभी यहाँ इस फोन स्क्रीन पे कर रहा हूँ ना, इसका 10 गुना एक्सप्लेन कर सकता हूँ बोर्ड पे। बट कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, उसे आप लोग भी थोड़ा सा समझ लीजिए तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और मैं एक्सप्लेन तो कम कर ही नहीं रहा हूँ ना, इस यहाँ भी एक्सप्लेन कम नहीं हो रहा है ना, बहुत एक्सप्लेन हो रहा है, बट लिख थोड़ा सा कम पा रहा हूँ। सचिंद्र नाथ सन्याल, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, अब समय ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर जेल में किनको फांसी दे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को। राइट आंसर क्या होगा? डी। अशफाक उल्ला खान को कहाँ फांसी दिया गया था? रोशन सिंह को कहाँ फांसी दिया गया था? और राजेंद्र लाहिड़ी जी को कहाँ फांसी दिया गया था? इसका आप ऑफलाइन कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक नजर में समझ लीजिए इनको फांसी क्यों दिया गया था। देखिए ये चारे के सभी सदस्य थे, और ये लोग क्या करते हैं, 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन था एट डाउन, है ना, एट डाउन ट्रेन था सहारनपुर से लखनऊ, है ना, उसको क्या करते हैं ये लोग बीच में ही लूट लेते हैं, जो अंग्रेजों का शाही खजाना था। उसके बाद क्या होता है कि 19 दिसंबर 1927 को इन लोगों को फांसी दिया, क्योंकि 18 महीने बाद इन लोगों को फांसी दिया जाता है और ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं ना, इसलिए। इसके बाद क्या, फांसी 4 लोगों को दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में 19 दिसंबर को ही, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, इनको भी 19 दिसंबर 1927 को ही, राजेंद्र सिंह को इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज में, इनको भी 19 दिसंबर 1927 को। और चौथे व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिड़ी, इनको सबसे पहले फांसी इनको दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। और मनम नाथ गुप्ता को 14 साल की उम्र कैद हुई थी, 14 साल की उम्र कैद हुई थी। तो आज का सेशन हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में दे देते हैं आपके लिए।
मैं कुछ लाया हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह से ही। अच्छा, आप पहले तो एक चीज़ बताइए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है ना? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, है ना? आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ला करके दिखाने के लिए, जो सीधे एग्ज़ाम में आने वाले। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बकवास हो या फिर जिसका फैक्ट से कोई नाता ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ एनसीईआरटी से ही। ये सभी एनसीईआरटी का है, मैं खुद से कुछ भी नहीं इसमें किया हूँ। ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये सभी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है? सभी एनसीईआरटी का ही है ना? सबसे पहले समझिए प्रमुख क्रांतिकारी एवं संगठन, ये 1 से 2 नंबर है ना? 1 से 2 नंबर पूछा जाता है केवल पीआरटी में, है ना? पीआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें 1 से 2 नंबर केवल क्रांतिकारी संगठन से ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके समक्ष लाया हूँ और मैं कोई भी बाहरी से नहीं लाया, जो भी एनसीईआरटी का डाटा है केवल उसी को उठा करके लाया हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहला एक संगठन था मित्र मेला। मित्र मेला 1899 में स्थापना हुआ था। कौन किए थे? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, है ना? उसके बाद क्या था? भारत माता सोसाइटी कब हुआ था? 1904 में, अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1905, पी मित्रा व पुलिन दास, है ना? पी मित्रा का मतलब क्या होता है? प्रमथ मित्रा, ठीक है? अभिनव भारत समाज 1904 में, वीडी सावरकर, ठीक है? अनुशीलन समिति 1907 में, वरिंद्र घोष, जतीन्द्र बनर्जी और प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस, ठीक है? उसके बाद क्या है? युगांतर 1907, वीके घोष, भूपेंद्र दत्त और सुरेंद्रनाथ सरदार अजीत सिंह, ठीक है? और इसके बाद क्या है? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका तो याद ही होगा 1924, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। लेकिन इसमें मुख्य कौन थे? तो ये थे सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है? उसके बाद क्या है? नौजवान सभा 1926 में, भगत सिंह, है? नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह। इसके बाद क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, ठीक है? कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। आपका चौथा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं होमवर्क में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ था, ठीक है? चलिए, आप दूसरा देख लीजिए, जो विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन था, याद कीजिए, मैं आपको कुछ दिन पहले याद करवाया था ये सभी, है ना? इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, श्याम जी कृष्ण वर्मा, कहाँ पर? लंदन में, याद है? उस समय आपको स्थान भी दिया था, लेकिन स्थान ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल इसका स्थापना और संस्थापक, ठीक है? उसके बाद है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907, तारकनाथ दास। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला सोहन सिंह भाखना, ठीक है? उसके बाद क्या है? हिंद एसोसिएशन 1913, सोहन सिंह भाखना। आजाद हिंद फौज 1942, राजा महेंद्र प्रताप, है ना? देखिए, आजाद हिंद फौज वो तो क्रांतिकारी था, यहाँ संगठन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राजा महेंद्र प्रताप। उसके बाद क्या है? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942, रास बिहारी बोस। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942, अच्छा ये रिपीट हो गया है ना? ठीक है, रास बिहारी बोस। देखिए, ये सभी एक दिन में याद नहीं होता है ना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है इस सबको। मैं आपको केवल जैसे अभी कुछ दिन पहले जो मैं आपके समक्ष स्लाइड लाता था, मैं वैसे ही इन सभी को याद करवा दूंगा। एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है, हम भगवान नहीं है मित्र, ठीक है? चलिए, तो आज का आपका सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा है तो वो भी बताइएगा, अगर कुछ सुझाव है, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा, पर बताइएगा जरूर। और मैं जितने भी है ना, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने होमवर्क में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मुझे शौक नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपको क्या याद है या नहीं। अगर आपको याद नहीं होंगे, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं से सर्च करके पूछिएगा, मतलब सर्च करके बताइएगा, और इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।